हर एडवेंचर लवर का सपना होता है कि वो लाइफ में एक बार कश्मीर से नारान तक का ट्रैक का एक्सपीरियंस करे। और इस एक्सपीरियंस को करने के लिए हम निकल पड़ते हैं 5 दिन की अल्पाइन हाइक पर वेस्टर्न हिमालयस की बुलंदोबाला रेंज में। और इस सफर में हमारा इंतजार कर रही थी कुछ खूबसूरत अल्पाइन लेक्स। लश ग्रीन वैलीज, वाइड मेडोज और ऐसे दिलकश लैंडस्केप जो शायद इससे पहले इंसान ने अपने सपनों में देखे हों। आमतौर पर ट्रैक ऐसे होते हैं कि जिस रास्ते से जाओ वापसी भी उसी रास्ते से करनी होती है, लेकिन आज का ये ट्रैक एक सर्किट ट्रैक होने वाला था। मतलब वापसी किसी नए अनदेखे रास्ते से, यानी हर कदम पर बदलता मंजर और हर मोड़ पर नई खूबसूरती हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन इस खूबसूरती तक पहुंचने के लिए इंटेंस हाइकिंग के साथ हमें गुजरना था दुश्वार चढ़ाइयों, तंग रास्तों, बोल्डर्स, रॉक फॉल्स और शार्प ब्रिजेस से, और इसके साथ साथ कुछ मौसम की सख्तियों से भी। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए रावलपिंडी से रात को मैं निकल पड़ता हूँ नीलम वैली, और 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुँच जाते हैं दुवारियाँ, द गेटवे ऑफ दिस ट्रैक। सुबह के फिक्स 9 बज रहे हैं और इस टाइम मैं मौजूद हूँ दुवारिया में। तो यहाँ से भी जीप बुक करेंगे और निकलेंगे इंशाल्लाह रती गली। दरअसल दुवारिया वो मुकाम था जहाँ पहली बार मेरे दिल में इस ट्रैक का ख्वाब पैदा हुआ था। 2012 में जब हम पहली बार रती गली से पैदल चलते हुए दुवारिया पहुंचे, तो वहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे ग्रुप से हुई जो पैदल नारान से यहाँ तक आया था। उनकी बातें सुनकर इसी लम्हे मेरे दिल में ख्याल आया कि एक दिन मैंने भी ये ट्रैक करना है। और इनसे मिलिए, ये हैं सैफुर रहमान भाई, जिनसे मुलाकात रावलपिंडी से आते हुए बस में हुई थी। तो ये रत्ती गली का ट्रैक आप चेक कर सकते हैं। हालिया जो क्लाउड बर्स्ट के बाद ये सारा रास्ता टूट फूट का शिकार हो चुका है। अब रती गली बेस कैंप तक का ये ट्रैक मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी ये रास्ता कई बार मैं तय कर चुका था। मिले हैं जी हमें रास्ते में रईस इनकलाबी भाई, जो कि मशहूर नामी ग्रामी शख्सियत है इस पूरे एरिया के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो अभी थोड़ा सा गाइड किया है रईस भाई ने हमें। तो ऊपर हम चलेंगे अभी रती गली झील, तो वहाँ पर फिर बाकी का जो प्लान है इंशाल्लाह वो मैनेज करेंगे। जाए ना ऊपर आसमान के पास, ठीक है। वो आपको जो बंदा देगा वो ठीक देगा। बंदे दो ही, एक बंदे को हम भेजते भी नहीं। एक वजह वो ये है कि वो वापसी के लिए हमारे मसाइल होते हैं कि वापसी जिस रूट पे आते हैं उनकी एक नाइट होती है ना, वो चलासी लूट लेते हैं। और आज मैं अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जीप में 3 घंटे का सफ़र करने के बाद बिलाखिर पहुँच जाता हूँ रती गली बेस कैंप। अब कैंप साइट पर पहुंचकर सबसे पहले हम अपना टेंट पिच करते हैं। कुछ दोस्त कैंप साइट पर ही वक्त गुजारने का इरादा रखते हैं, जबकि कुछ ये फैसला करते हैं कि आज ही रती गली लेक विजिट कर लिया जाए। इम्तियाज़ भाई, बारिश लगी हुई है बड़ी तेज़ इस टाइम, ये आवाज़ आपको आ रही होगी। तो इरादा तो था ऊपर रती गली झील पे जाने का आज,
क्योंकि अभी दिन के कोई 3 के लगभग का टाइम हुआ है, तो ये तेज़ हो गई है बारिश। हो सकता है ऊपर स्नोफॉल भी हो जाए, क्या पता चले। तो मे भी अगर वेदर क्लियर हो जाता है, बारिश रुक जाती है, तो फिर कोशिश होगी कि रत्ती गली आज ही चला जाए। तो ये बारिश रुक गई है और वेदर थोड़ा क्लियर है इस टाइम, तो नमाज पढ़ के इंशाल्लाह अभी निकलेंगे रत्ती गली झील। और तकरीबन 40 मिनट की हाइक के बाद जब मैं रत्ती गली लेक के सामने पहुंचता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपने सबसे खूबसूरत राज को मेरे सामने खोल दिया। अब रत्ती गली लेक नीलम वैली की एक इंतहाई खूबसूरत अल्पाइन लेक है जिसकी एलिवेशन तकरीबन 12,100 फीट है। और पोस्ट मानसून के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ बादल आपको नीचे नजर आते हैं जैसे आप आसमान के ऊपर खड़े हों। और हालिया क्लाउड बस्ट की वजह से यहाँ सियाहों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती थी कि हमें रत्ती गली लेक पर बिल्कुल भी रश का सामना नहीं करना पड़ा। ये बादलों का खूबसूरत पैच आप देख सकते हैं, दोबारा आ गए हैं और ये नीचे से आ रहे हैं बादल, और जबकि दूसरी साइड से भी बड़े ज़बरदस्त बादल। तो अभी थोड़ी देर बाद इन बादलों का और इन बादलों का आपस में मिलाप होगा, जो इस टाइम सीन बना हुआ है माशाअल्लाह। तो वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई एम अलोन हियर। तो बोरी बिस्तरा करते हैं गोल और निकलते हैं यहाँ से इस खूबसूरत व्यूज़ के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली सुबह खूबसूरत मनाज़र के साथ। धूप निकल आई है, थोड़ी देर पहले तो बादल थे बहुत ज़्यादा। ये बाहर को भी देखेंगे। और ये है वकास भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो इस एडवेंचर को लीड कर रहे थे। तो आज की हमारी हाइक होने वाली थी रत्ती गली बेस कैंप से घटिया लेक तक। अब रत्ती गली लेक से घटिया लेक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर का बनता है। और जो दोस्त कल रत्ती गली लेक ना जा सके थे उसकी वजह भी यही थी, क्योंकि आज घटिया लेक जाते हुए हमारा रास्ता रत्ती गली लेक से ही गुजरना था। अब सुबह 9:30 बजे जब हम रत्ती गली पहुंचते हैं तो यहाँ हमें मौसम काफी खराब मिलता है। बादल नीचे उतर आए थे और फिजा में एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। अब हम रत्ती गली लेक से जैसे जैसे एलिवेशन गेन कर रहे थे, वेजिटेशन चेंज हो रही थी और हर बढ़ते कदम के साथ नए अल्टीट्यूड से रत्ती गली लेक का लैंडस्केप और भी खूबसूरत होता जा रहा था।
तिगली लेक से 2 से 3 घंटे का ये ट्रैक अब हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि क्लाउड्स इतने नीचे आ चुके थे कि विजिबिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर थी। अब हम वेजिटेशन जोन से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता बोल्डर्स और रॉकफॉल जोन में एंटर हो रहे थे, जहां हर कदम के साथ अल्टीट्यूड गेन करना पड़ रहा था और ट्रैक पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इंतहाई ख़तरनाक ट्रैक इसका, बीच में से तो प्रॉपर एक पास किया, पास से फिर नीचे उतरे। अमूमन जो लोग करते हैं वो ट्रैक इतना टफ नहीं होता, तो गाइड जो हमारे साथ आया है, शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है उसको ये ट्रैक ख़ुद भी नहीं पता इस रास्ते का। तो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक ऑफ माई लाइफ, झीलों तक जितना भी मैंने ट्रैक किया है, ये जिस रास्ते से आए हैं ख़तरनाक है। और दूसरा ये कि धुंध की वजह से रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा। ऑलमोस्ट 1 घंटे तक मौसम के क्लियर होने का इंतजार करते रहे, क्योंकि आमतौर पर पहाड़ों में जब विजिबिलिटी ना हो, डी ट्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और समटाइम ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और फिर जब मौसम थोड़ा बेहतर हुआ तो हम बोल्डर्स पर चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता रॉकफॉल जोन में एंटर हो गए। ये चेक करें जी, ग्लेशियर के ऊपर से चल रही हैं। ये जी लैंड स्लाइडिंग हो रही है। अब मौसम की खराबी की वजह से हम नीचे झील तक ना उतर सके, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली थी। इसलिए हमने टॉप से ही इस खूबसूरत झील की खूबसूरती को महसूस करते रहे। ओले पड़ रहे हैं इस टाइम, और ये अच्छा किया कि अपने साथ रेन कवर ले आए थे, अपनी पैकिंग की है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता। तो कोशिश करेंगे अगर बारिश हो जाती है तो ड्रोन के शॉट भी लेंगे, तो वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो मूव है वो डिपेंड करता है, लेट्स सी क्या होता है। अब वकास भाई मुकम्मल तौर पर रईस इनकलाबी पर डिपेंडेंट थी और फ़ोन पर पहले से ही सब कुछ तय हो चुका था कि घोड़ों का इंतज़ाम भी वही करवाएंगे और एक ट्रस्टवर्दी बंदा भी साथ भेजेंगे। लेकिन अब मसला ये था कि रईस इनकलाबी अपने गेस्ट के साथ डे 1 पर ही बेस कैंप से दुआरियां वापस जा रहे थे, और आज का जो एक्सपीरियंस गाइड के साथ रहा वो भी कुछ खास नहीं था। तो यही वो मोमेंट था जब हमें एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लेना पड़ा और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि कल बेस कैंप से नारान तक हम अपने साथ सैफुर रहमान को लेकर जाएंगे। और सैफुर रहमान को पैगाम दिया कि अपने घोड़े तैयार रखो और सुबह सवेरे बेस कैंप पहुंचे। अभी हम बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक बेस कैंप पर बादल उतरने लगे और चंद ही लम्हों में ये बादल पूरे बेस कैंप को अपनी लपेट में ले लेते हैं और देखते ही देखते पूरा मंजर एक हैरत अंगेज और दिलकश नज़ारे में बदल जाता है। आज हमारी सिविलाइजेशन में लास्ट डे था और अगले 3 दिन हम इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होने जा रहे थे, जहां हम मदर नेचर और इसके खूबसूरत सराउंडिंग्स के साथ जुड़ने वाले थे, जहां ना कोई मोबाइल सिग्नल होता है और ना ही शहर का कोई शोर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम
रत्ती गली बेस कैंप, ये आप वेदर चेक कर सकते हैं इस टाइम, और पैकिंग कर रहे हैं। और आज हमने निकलना है इंशाल्लाह हंसराज, कालासर 1, 2 और नूरी वाटरफॉल की तरफ। और ये हैं मामा डीसी, जिनके साथ गुजरे ये 2 दिन वाकई एक खूबसूरत फैमिली है महसूस हुआ। और अब अगले 3 दिनों में हम हिमालयाज़ की बुलंदोबाला रेंज के दरमियान ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर की हाइक करने वाले थे। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. अब डे 3 का हाइक ट्रेल इजी टू मॉडरेट होने वाला था, जिसमें ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की हाइक और 1500 फीट का एलिवेशन गेन। और आज की हमारी कैंप साइट होने वाली थी नूरी वाटरफॉल, और इसे कवर करने में हमें ऑलमोस्ट 9 और लग जाते हैं। इससे पहले मैं जब भी रत्ती गली आया तो मेरे दिल में हमेशा हजारों सवाल जन्म लेते कि आखिर इन पहाड़ों के उस पार क्या होगा, कैसे लैंडस्केप होंगे और वहाँ की दुनिया कैसी होगी। और आज मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मुझे अपने इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले थे। रत्ती गली बेस कैंप से यहाँ तक 1.5 घंटा लगा हमें। तो आज के इस ट्रैक पर रफ़ी भाई भी हमारे साथ, जो स्पेशल स्वाद से आए हैं। तो यहाँ से अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मूव करेंगे कालासर 1 और कालासर 2 झील की तरफ। वैसे तो रत्ती गली बेस कैंप से नारान तक की हाइक 4 दिनों में कवर की जाती है, लेकिन हमें इसे सिर्फ 3 दिनों में कवर करना पड़ा, और इसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब अगले 3 दिन हमें सब कुछ खुद मैनेज करना था, मतलब खाना खुद बनाना, वाटर सोर्स ढूंढना और टेंट की पिचिंग और अनपिचिंग भी खुद करनी थी। अब अगले 3 दिन हम मुकम्मल तौर पर मदर नेचर की रहमो करम पर थे। कालासर 1 से रॉक फॉल क्रॉस करते हुए 5 मिनट में हम पहुंच जाते हैं कालासर 2 पर। (12,800 फीट की एलिवेशन पर लोकेटेड ये छोटी सी अल्पाइन लेक अपने इर्द गिर्द के दिलकश लैंडस्केप के साथ एक हैरत अंगेज मंजर पेश कर रही थी। मौसम इस टाइम काफ़ी ठंडा है। ये ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, और इस साइड पर अगर आप चेक करें बादलों का व्यू, ये देखें, ज़बरदस्त व्यू। दोबारा जब हम अपनी हाइक स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही हम एंटर हो जाते हैं रॉकफॉल जोन में, और मौसम एक बार फिर से बदलने लगता है। आसमान पर बादल दोबारा नमूदार होने लगते हैं। हर स्टेप के साथ अल्टीट्यूड गेन करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, और हमारा अगला टारगेट था ऑलमोस्ट 13,500 फीट की एलिवेशन पर लोकेटेड दुआरियां पास, जिसे रत्ती गली पास भी कहा जाता है।
अब रत्ती गली पास एक ऐसा पास है जो नीलम वैली कश्मीर को कागान वैली खैबर पख्तूनख्वा से कनेक्ट करता है। इस पास से कालासर 3 लेक की झलक मिल तो रही थी, लेकिन बादलों की ज्यादा मौजूदगी की वजह से विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। बादलों के साथ तेज और सर्द हवाएं चलने लगी और मौसम तेजी से खराब होने लगा। लिहाजा इससे पहले कि किसी को हाइपोथर्मिया का सामना करना पड़ता, हमने वक्त जाया किए बगैर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ से रॉकफॉल जोन के ऊपर से चलते हुए हमने आहिस्ता आहिस्ता डिसेंड करना था। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वेजिटेशन के चेंज होने के साथ साथ वैली आहिस्ता आहिस्ता तंग होना शुरू होती है और इसका लैंडस्केप और भी ज़्यादा खूबसूरत होता चला जाता है। ये हैं जी हमारे साथ घोड़ों वाला जो रत्ती गली से आया है, सैफुर रहमान भाई। इधर देखें जी। तो आप दोस्तों में से भी अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप सैफुर रहमान भाई के साथ आएँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम ये ट्रैक सितंबर के स्टार्ट में कर रहे थे। रास्ते में हर तरफ डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स खुशबू बखेर रहे थे और चलते चलते हमें इस बात का एहसास हुआ, इस ट्रैक का बेहतरीन सीजन अगस्त का है। जैसे जैसे हम बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे थे, वैली का व्यू मजीद क्लियर होता जा रहा था और कालासर 3 लेक की नदी अपने पानी के नरम बहाव के साथ हमारे सामने जलवा गई थी। झलगढ़ से शारदा जाने वाली ऑफ रोड अब यहाँ से नजर आ रही थी। ऑलमोस्ट 7 घंटे की तवील हाइक के बाद हम आखिरकार अपनी आज की कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं, जो कि नूरी वाटरफॉल के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अब इससे पहले कि बारिश मजीद तेज हो जाए, हम जल्दी से अपना टेंट पिच करते हैं और इसी वक्त ये फैसला भी कर लेते हैं कि नूरी लेक को भी आज कवर कर लिया जाए, ताकि कल के ट्रैक के लिए कुछ वक्त बचाया जा सके। लेकिन अब मसला ये था कि पूरे दिन की थकन के बावजूद हमें हर कदम के साथ अल्टीट्यूड गेन करते हुए ऊपर स्टीप हाइट की तरफ बढ़ना था, जो कि मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था। और आखिरकार 1.5 घंटे की हाइक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं। तो नूरी लेक तक पहुंचने में हमें रत्ती गली बेस कैंप से तकरीबन 9 घंटे लगे थे और बारिश भी हुई है काफ़ी। तो इस टाइम जो है शदीद वाली ठंड है। तो इन खूबसूरत लैंडस्केप को देखने के लिए, इन पहाड़ों को देखने के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है और फिर कैंपिंग करनी पड़ती है इन पहाड़ों पे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नूरी बेस कैंप।
और अब डे 4 की शुरुआत होती है कल रात से लगी बारिश और धुंध में छुपी इन लैंडस्केप के साथ। तो आप दोस्तों में से भी अगर किसी को बरसाती चाहिए, अच्छी बरसाती, तो जामिया मस्जिद रोड, रावलपिंडी अब्दुल वहाब भाई से रब्ता करें। इन नई बरसातियों पे आपने रिलाई नहीं करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की हमारी जो कैंप साइट होने वाली है वो है सराल लेक। और आज की हाइक कल की निस्बत थोड़ी टफ होती है क्योंकि हमें क्रॉस करना है जुम्मा पास। और जुम्मा पास तक लगभग 1500 फीट का एलिवेशन गेन होने वाला है। अब आखिरी बार हमें नूरी वाटरफॉल से निकलने वाली इस नदी को क्रॉस करना था, जिसकी गूंजती हुई आवाज़ पूरी रात हमारे कैंप में सुनाई देती रही। और आज मैं बेहद एक्साइटेड था क्योंकि मैं कश्मीर की सबसे खूबसूरत अल्पाइन झीलों में से एक सराल लेक देखने जा रहा था। और ये लेक हमेशा से ही मेरी ट्रैवल डायरी और बकेट लिस्ट में सजी हुई थी। और ये है वो 4x4 जीप रोड जो झलकट कागान वैली को शारदा नीलम वैली से मिलाती है। अब हम एक ऐसे जोन में एंटर हो रहे थे जो मुख्तलिफ अक़साम की फोना अक्रॉस द माउंटेन्स के लिए भी मशहूर है। और इसका सबूत यहाँ ज़मीन पर पड़ी जानवरों की हड्डियाँ दे रही थी। इन पहाड़ों की खामोशी में चंद लम्हों की रोशनी के बाद अचानक बादल नीचे उतर आते हैं। ठंडी और नमी वाली हवा फौरन धुंध में चेंज हो जाती है। पूरा पहाड़ एक पुरअसरार और सनसनीखेज धुंध में छुप जाता है। ऐसे मौसम में डी ट्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे अल्पाइन जोन में डी ट्रैक होना सिर्फ रास्ता खो देना नहीं बल्कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और यही वो लम्हा होता है जब आपको एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है। और धुंध की वजह से ये सैफ भाई कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वेट करते हैं। हम अपनी हाइक दोबारा स्टार्ट करते हैं तो मौसम आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद हम डाइवर्स फ्लोरा जोन मतलब द वैली ऑफ फ्लावर्स में एंटर होते हैं। यहाँ डिफरेंट कलर के फ्लावर्स खुशबू बखेरते हैं और पहाड़ों के दरमियान फैले हुए अल्पाइन मीडोज, रॉक्स और वैलीज मुख्तलिफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट तख्लीक करते हैं। और यहाँ हमें मार्मोट, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स और गोल्डन ईगल का हकीकी एक्सपीरियंस हासिल होता है। तो दोस्तों सुबह स्टार्ट किया था अपना सफ़र हमने 8:30 बजे नूरी वाटरफॉल से। अभी 10:30 बज रहे हैं। मीन के 2 घंटों में हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर। और इस जगह पर जो मैं खड़ा हूँ इसकी हाइट है 13,240 फीट। अब इस रॉक फॉल जोन को क्रॉस करते हुए हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से बादलों में छुपा हुआ जुम्मा पास नजर आ रहा होता है। अब इस डाइवर्स फ्लोरा से गुजरते हुए तंग रास्ते पर हर कदम के साथ हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और हर स्टेप के साथ अल्टीट्यूड गेन और कम होती हुई ऑक्सीजन हर सांस को महसूस करवाती है कि हम जुम्मा पास की तरफ बढ़ रहे हैं। और हर लम्हा याद दिलाता है कि यहाँ एक छोटी सी गफलत भी खतरनाक साबित हो सकती है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जुम्मा पास पे जिसकी हाइट है 13,750 फीट। अब जुम्मा पास कश्मीर का वो बुलंद पास है जो नूरी वैली को सराल लेक से मिलाता है।
शार्प रिजेस से गुजरते हुए फूलों के बीच तंग रास्ते पर अब हम सराल लेक की तरफ डिसेंड करते हैं। अब जुम्मा पास ट्रैक की डिफिकल्टी लेवल और जियोग्राफिकल लोकेशन हिमालयास के ऐसे पार्ट में लोकेटेड है जहां का वेदर कंडीशन पूरे साल भर एक्सट्रीम रहता है। इसलिए सिर्फ जुलाई से सितंबर ही वो टाइम होता है जब इसे सेफली क्रॉस किया जा सकता है। थोड़ा सा जो वो पत्थर है ना वहाँ तक रास्ता खराब है उधर से, फिर इधर से बिल्कुल रास्ता बना हुआ है। जियो मौलाना साहब, पानी ठंडा या गरम? अब अब्दुल्ला भाई मौलाना साहब को ऐसे कहते क्यों हैं, ये राज मैं आपको जर्नी के लास्ट डे बताऊंगा। यहाँ से जब पहली बार सराल लेक पर नजर पड़ी तो दिल चाहा कि तोड़कर फौरन इसके किनारे पहुंच जाऊं, लेकिन पहाड़ों का अपना फासला होता है। करीब दिखाई देने वाली ये सराल लेक हकीकत में अभी भी काफी दूर थी। जो कि 2012 से मेरी बकेट लिस्ट में थी और आफ्टर 13 ईयर ये मेरी जो विश है कंप्लीट हुई है। इस झील का जिक्र मैं सोशल मीडिया पर कई बार सुन चुका था, लेकिन यहाँ पहुंचकर इसकी असल खूबसूरती और इसके राजों से पर्दा उठता है। इसके किनारे चलते हुए जब मैं दूसरे सिरे तक पहुंचता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि ये झील तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी है। और इसी लम्हे मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ क्योंकि एक ही दिन में मैंने इस झील के दोनों किनारे मुख्तलिफ लैंडस्केप के साथ देख लिए थे। अब बताएं जी क्या ऑप्शन है हमारे पास? सर हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम यहाँ कैंपिंग करें, हमें 3 कैंप लगाने पड़ेंगे, बारिश भी है जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो सुबह दोबारा ऑप्शन हमारी ये है कि हम थोड़ा सा आगे जाएँ, मस्जिद है वहाँ पे नाइट स्टे करें। अभी आप भाइयों पर है, आप सारे जो फैसला करेंगे उसी पे लब्बैक होगा। तो अब्दुल्ला भाई मस्जिद बेस्ट है ना? सुबह टाइम सेव हो जाएगा और अर्ली हम पहुँच जाएंगे। हम अपने चावल भी खुद पका लेंगे। ज़बरदस्त जी। अच्छा नूडल मिलेंगे? नूडल्स जाते साथ मिलेंगे आपको। काश भाई जी सर, जिंदाबाद। थैंक यू। अब दिन भर की हाइक के बाद कैंप साइट पर हर रात इसी तरह हंसी मजाक और खुशगवार लम्हे चलते रहते। मौलाना साहब ट्रैक से डी ट्रैक हो गए थे, फिर अपनी गलती नहीं मानी। रफी भाई ये देखिए ये रेत पे नागिन डांस करेंगे। जी तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वकास साहब चाय बना रहे हैं सुबह सुबह, तो अभी इंशाल्लाह चाय पी के पैकिंग करके फिर सफ़र शुरू करेंगे अपना दूधी पत्थर झील की तरफ। तो ये सामने पास नज़र आ रहा है जो हमने क्रॉस करना है। अब आज हमारी इस जर्नी का 5th डे होता है, मतलब कि लास्ट डे।
और आज हम तकरीबन 29 किलोमीटर की हाइक करने वाले थे। अब प्लान के अकॉर्डिंग आज की हमारी कैंप साइट दूधी पत्थर झील देखने के बाद मुल्ला की बस्ती होने वाली थी, लेकिन ट्रैक के दौरान एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि हमें मजबूरन अपना प्लान तब्दील करके बेसल नारायण जाना पड़ा। अब आज हमारी जर्नी का सबसे मुश्किल दिन होने वाला है, जिसमें हमें करीब 10 घंटे की हाइक के साथ साथ सराल पास भी क्रॉस करना है। अब जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड गेन करते जाते हैं तो सराल लेक के मुनफरिद मनाजिर के साथ साथ मिनी सराल लेक का खूबसूरत लैंडस्केप भी नजर आने लगता है। अब यहाँ पहुंचकर अंदाजा होता है कि आम टूरिस्ट मिनी सराल लेक को क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि इस पहाड़ से डिसेंड करने के बाद ये झील नजरों से ओझल हो जाती है और यूं ये ना तो सराल लेक के जुम्मा पास वाली साइड से नजर आती है और ना ही सराल पास वाली साइड से। अब सराल लेक से सराल पास तक का एलिवेशन गेन बज़ाहिर सिर्फ 200 फीट का होता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते खासी थकावट महसूस होती है और इसकी वजह यह है कि इस पहाड़ से डिसेंड करने के बाद दोबारा सराल पास तक स्टीप एसेंड करना पड़ती है। वापस जाना है मेरे साथ? अब हम सराल पास के ऐसे पोर्शन में एंटर हो चुके थे जहाँ डिफरेंट अकसाम की वेजिटेशन और फोलिएज हमारे रास्ते का हिस्सा बन चुकी थी। इसी दौरान पीछे मुड़कर देखते तो महसूस होता कि वादी का लैंडस्केप भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। वैसे तो यार मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे ट्रैक किए हैं, लेकिन शायद कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जैसा मुझे इन 5 दिनों में हुआ। जनाब पास तो काफ़ी ऊंचा लग रहा है। यहाँ से 13,000 फीट हाइट इस जगह की है। ये पास तो ठीक ठाक ऊंचा पास है, कम से कम घंटा 1.5 लगेगा। और अब हम सराल पास के सबसे मुश्किल पोर्शन में एंटर हो चुके थे, जहाँ से पास दिखाई दे रहा था और जैसे जैसे हम पास की तरफ बढ़ते जाते तो हर कदम के साथ ऑक्सीजन में कमी महसूस होती और हिम्मत जैसे आहिस्ता आहिस्ता जवाब देती जा रही थी। जी तो बिलाखिर 3 घंटे की हाइक करके हम पहुँच आए हैं सराल पास। अब दूधी पत्थर की तरफ से आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट सराल लेक को इसी पॉइंट से देखकर वापस चले जाते हैं और आज ये एक्सपीरियंस भी हुआ कि सराल लेक को करीब से देखने के लिए नूरी वैली वाला रास्ता सबसे करीब और बेहतर है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया है सरल लेक से और जा रहे हैं हम दूधी पत्थर की तरफ। तो अभी सरल पास से हम नीचे डेसेंट करेंगे दूधी पत्थर लेक की तरफ और वहाँ से फिर डेसेंट होगा हमारा इंशाल्लाह मुल्ला की बस्ती और नाइट स्टे मुल्ला की बस्ती में ही करेंगे और कल इंशाल्लाह सुबह रवानगी होगी मुल्ला की बस्ती से बेसर की तरफ। अब 13,800 फीट की एलिवेशन पर लोकेटेड सराल पास एक ऐसा पास है जो नीलम वैली कश्मीर को कागान वैली खैबर पख्तूनख्वा से मिलाता है और यही वो रास्ता है जिसे सालों से बकरवाल अपने जानवरों के साथ इस्तेमाल करते आए हैं और इसी पुराने रास्ते से करीब 1300 फीट डिसेंड करते हुए हमारी आज की अगली मंजिल होती है दूधी पत्थर लेक। अब आज इस ट्रेल का वो टर्निंग पॉइंट आता है जहां मुल्ला की बस्ती से कश्मीर जाने वाले ये बकरवाल हमें बताते हैं कि आज मुल्ला की बस्ती से आखिरी फैमिली निकल रही है और मुल्ला की बस्ती खाली हो चुकी है और शाम ढलने से पहले हमें बेसल पहुंचना होगा। तो अभी डिसाइड यही किया है कि झील पर 15 से 20 मिनट स्टे करके उसके बाद सीधा निकलेंगे बेसर की तरफ, क्योंकि अगर बीच में आबादी ना हो तो ये जो एरिया है थोड़ा सा डेंजरस है। दिन भर की टफ हाइक के बाद एक छोटी सी उम्मीद दिल में थी कि आज मुल्ला की बस्ती में कैंप साइड होने वाली है,
लेकिन वो उम्मीद भी आहिस्ता आहिस्ता अब दब तोड़ने लगती है। और इसी लम्हे आप खुद से कहते हैं ऑल इज वेल, और हर कदम के साथ खुद को हौसला देते हुए आगे बढ़ते हैं। यही वो वक्त होता है जब जिस्म थक चुका होता है, मगर जहन और हौसला इसे आगे लेकर जाते हैं। चंद घंटों की मुश्किल हाइक के बाद हम बिला आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और 12,500 फीट की एलिवेशन पर लोकेटेड ये है दूधी पत्सर लेक, जिसे झीलों की मलका भी कहा जाता है। इससे पहले इस जर्नी में जितनी भी झीलें हम देख चुके हैं वो नीलम वैली का हिस्सा है, और इन झीलों से निकलने वाला पानी कहीं ना कहीं जाकर नीलम रिवर में गिरता है। और इस जर्नी में दूधी पत्सर ही वो वाहिद झील है जो कागान वैली का हिस्सा है, और दूधी पत्सर झील से निकलने वाला पानी रिवर कुनहार की ट्रिब्यूटरी में से एक है। कि इस लेक को देखने का सबसे बेहतरीन सीजन अगस्त का है। जब मैं 14 अगस्त 2019 को यहाँ आया था तो वो खूबसूरत मनाजिर आज भी मुझे नहीं भूलते, और इन खूबसूरत मनाजिर की कुछ झलकियाँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब इन 5 दिनों की जर्नी में वकास भाई वाहिद ऐसे बंदे थे जो ना सिर्फ कैंप साइट पर किचन संभालते, बल्कि पूरे दिन की हाइक के दौरान भी जहां हमारी एनर्जी कम होती, हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ तैयार करके रखते। और इन 5 दिनों के सफर में मेरे लिए सबसे बेहतरीन लम्हा वो होता जब रोजाना 5 वक्त मौलाना साहब की अजान इन पहाड़ों के बीच गूंजती और हम बाजुमात नमाज अदा करते, और हर एक सजदे में एक अलग सा सुकून और रूहानियत महसूस होती। कोई भी झील ऐसी ना थी जिसमें मौलाना साहब नहाए ना हों, और यही वजह बनी जब अब्दुल्ला भाई इन्हें कहते जियो मौलाना साहब, पानी ठंडा या गरम। अब दूधी पत्सर झील से मुल्ला की बस्ती तक तकरीबन 1 घंटे की हाइक है, और अभी भी दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी कि शायद मुल्ला की बस्ती में अभी भी कोई फैमिली मौजूद हो। अब दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण लिए हम मुल्ला की बस्ती पहुंचते हैं तो हकीकत से पर्दा उठता है कि यहाँ कोई फैमिली मौजूद नहीं, और ये रीजन वारदातों की वजह से काफ़ी मशहूर है। और जब मुल्ला की बस्ती खाली होती है तो ये जोन किसी भी खतरे से खाली नहीं रहता, और ये लम्हा हमें मोहतात और चौकस होने पर मजबूर करता है। दिन भर की थकन और इसी जोन में छुपे खतरात के बावजूद दूधी पत्सर से बेसल तक 1800 फीट की डिसेंट के साथ हमें आज 18 किलोमीटर की हाइक करनी पड़ती है, और ये ट्रैक मेरी ज़िंदगी के यादगार ट्रैकों में से एक है जहां हर कदम पर आपको बदलता हुआ मंजर नज़र आता है। कभी रास्ते में पानी के झरने बहते हैं तो कभी नदी की सरसराहट, और हर तरफ फैला हुआ हैरत अंगेज लैंडस्केप इस इख्तितामी सफ़र की थकावट बुला देता है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं दूधी पत्सर झील से बनने वाली नदी भी आपके साथ साथ बहती हुई एक हमसफ़र बन जाती है। अब हम इस जोन के उस पोर्शन में एंटर हो चुके थे जहां खतरा तकरीबन टल चुका था, और हमने सुकून का एक गहरा सांस लिया, और यही मुल्ला की बस्ती से निकलने वाले बकरवालों से हमारी मुलाकात होती है।
जो अपने रेवड़ के साथ इन पहाड़ों के रास्तों पर सफ़र कर रहे थे। यहाँ पर चाय बनाते हैं, चाय पी के यहाँ से फिर इंशाल्लाह मूव करेंगे हम बेसर की तरफ। इस पूरी जर्नी में एक बात मुझे बार बार महसूस हुई कि इस सफ़र में आपके साथ एक ऐसा इंसान भी होता है जो आपको गिरने नहीं देता, टूटने नहीं देता, बल्कि हर कदम पर आपको आगे बढ़ने का हौसला देता है। और हकीकत ये है, वो इंसान कोई और नहीं, आप खुद होते हैं। इसलिए कभी कभी रुककर खुद को वक्त देना भी ज़रूरी होता है, खुद से मोहब्बत करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके दिल का दर्द, आपकी थकन और आपके ख्वाब, इन सब को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम अक्सर ज़िंदगी की मसरूफियात में इतने खो जाते हैं कि अपने ही खुशियों का गला घोंट देते हैं, और फिर किसी दिन किसी मोड़ पर जाकर एहसास होता है कि हमने अपने अंदर के इंसान के साथ इंसाफ नहीं किया। शायद इसीलिए ये सफ़र हमें सिर्फ पहाड़ नहीं दिखाते, ये हमें खुद से भी मिलवाते हैं।